हेलो एवरीवन। तो हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री, और अध्याय नंबर 20। इसके पहले हमने अध्याय 19 तक कंप्लीट कर लिए हैं और हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जान रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है औरंगजेब और उसकी आंतरिक समस्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराधिकारी की समस्याएं। औरंगजेब के बाद किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन होता है, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उत्तराधिकारी की समस्या में क्या आता है कि शाहजहां के काल के अंतिम कुछ वर्ष उसके बेटों के बीच क्या हुआ, उत्तराधिकार का भयानक युद्ध से प्रभावित रहे। ठीक है, सबको चाहिए गद्दी, सबको राजा बनना है। मुसलमानों में या तैमूरियों में भी उत्तराधिकार का कोई सुस्पष्ट नियम नहीं था, कोई नियम नहीं डिसाइड किया गया था कि किस तरीके से उत्तराधिकार बनेंगे, जिसकी वजह से वहाँ हमेशा उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होते रहते थे। शासक द्वारा उत्तराधिकारी के नामांकन के अधिकार को कुछ मुस्लिम राजनीतिक विचारकों ने स्वीकार किया है, पर सल्तनत काल में भारत में इसका व्यवहार नहीं हो सका। ठीक है, नहीं राज्य को खंडों में बांटने की तैमूरी परंपरा सफल रही, भारत में कभी उसका व्यवहार भी नहीं हुआ। जैसे कि तैमूरी परंपरा क्या था कि राज्य के खंडों को बांटने में, जैसे उनके जितने भी पुत्र हैं, अपने अपने पुत्र में अपने संपत्ति को बांटना, तो वो भी इसमें सफल नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराधिकार के प्रश्न पर हिंदू परंपराएं भी बहुत स्पष्ट नहीं थी, और अकबर के समकालीन तुलसीदास के अनुसार एक शासक को अपने बेटे में से किसी को भी टीका देने का अधिकार था। ठीक है, पर राजपूतों में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जिनमें ऐसे नामांकन को दूसरे भाइयों ने स्वीकार नहीं किया। मसलन गद्दी पर अपना अधिकार जमाने से पहले शांगा को अपने भाइयों से एक तीखी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1657 के अंतिम दिनों में शाहजहां जो है दिल्ली में बीमार पड़ा, और कुछ समय तक उसके बचने की आशा जो है कम ही रही, पर वह संभल गया। मतलब कभी कभी होता है ना, वो बीमार हो गया लेकिन फिर वो संभल गया, ठीक हो गया। और दारा की देखभाल के कारण धीरे धीरे फिर उसकी सेहत ठीक होने लगी। दारा ने उसका उसका बेटा था, बड़ा वाला बेटा दारा, और उसने उसकी बहुत ही देखभाल की, जिसकी वजह से उसका हेल्थ जो है वो ठीक हो गया। इसी बीच हर तरह की अफवाहें उड़ती रही। कहा गया है कि शाहजहां तो मर चुका था और दारा अपना मतलब पूरा करने के लिए सच्चाई छिपा रहा था। ठीक है, कुछ समय के बाद क्या हुआ कि शाहजहां जो है धीरे धीरे आगरा की ओर बढ़ा, और इस बीच या तो शहजादों को, मतलब बंगाल में शुजा, गुजरात में मुराद और दक्कन में औरंगजेब को विश्वास दिला दिया गया कि ये अफवाहें सच है। ठीक है, ये अफवाहें सच है, उसने ऐसा विश्वास दिलाया, या उन्होंने इन्हें सच मान लिया और उत्तराधिकार के अपरिहार्य युद्ध की वे तैयारी करने लगे। शाहजहां को बेटों के बीच टकराव टालने की चिंता थी। ठीक है, क्योंकि टकराव का मतलब साम्राज्य का विनाश होता है, और वह अपनी मौत को पास आते देख रहा था, इसलिए उसने दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। ठीक है, तो शाहजहां को भी लगने लगा था कि अब उत्तराधिकार के लिए कौन रहेगा मेरे बाद। तो उसने देखा कि अगर युद्ध होगा आपस में सब भाइयों को, तो विनाश हो सकता है साम्राज्य। इसलिए उसने रास्ते को क्लियर किया और एक अपने बड़े बेटे दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने दारा का मनसब 40,000 जात से बढ़ाकर 60,000 कर दिया। दारा को तख्त के बगल में आसन दिया गया, और तमाम अमीरों को आदेश था कि वे दारा को अपना भावी सम्राट मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करें। मगर शाहजहां फिर क्या हुआ मगर शाहजहां की आशाओं के विपरीत उत्तराधिकार को आसान बनाने की बजाय इन कार्रवाइयों ने दूसरे शहजादों को दारा के प्रति शाहजहां के पक्षपात का भरोसा दिला दिया। ठीक है, इससे सत्ता के लिए प्रयास करने का उनका संकल्प और दृढ़ हो गया। अब दूसरे जो भी उनके उत्तराधिकारी थे, जो भी उनके पुत्र थे, उन्होंने क्या किया कि ये एक भेदभाव है दारा के प्रति शाहजहां का। ठीक है, इस तरीके से हुआ। औरंगजेब को विजय दिलाने वाली
घटनाओं के विस्तार में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। औरंगजेब की सफलता के अनेक कारण थे। परस्पर विरोधी सलाहें मिलना और विरोधियों की शक्ति को कम करके आंकना दारा की हार के दो प्रमुख कारण थे। ठीक है, देखिए, कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, अपने विरोधी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यही आपकी असफलता का कारण होता है। वही यहाँ दारा की बात है कि दारा क्या है कि उनके विरोधियों को जो भी विरोधी सलाहें मिलना, औरंगजेब को जो दारा के विरोधी थे वो सलाह देते थे और उनके जो विरोधियों की शक्ति को वो आंकते थे। कौन? दारा, कि अरे उसके पास तो वो कमज़ोर है, उतना ज़्यादा शक्तिमान नहीं है। ठीक है, अपने बेटों की फौजी तैयारियों और राजधानी की ओर कूच करने के इरादों के बारे में सुनकर शाहजहां ने दारा के बेटे सुलेमान शिको के नेतृत्व में एक सेना पूरब की ओर भेजी। इसकी सहायता मिर्जा राजा जयसिंह कर रहा था। ठीक है, और मकसद सुजा से निपटना था, जिसने अपने को बादशाह घोषित कर दिया था। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक और सेना मालवा भेजी गई। मालवा पहुंचने पर जसवंत को पता चला कि उसका सामना औरंगजेब और मुराद की मिलीजुली सेना से था। ठीक है, ये दोनों शहजादे टकराव पर आमदा थे और उन्होंने जसवंत से किनारे रहने को कहा। जसवंत चाहता तो पीछे हट जाता, पर इसे कायरतापूर्ण समझकर उसने जमे रहकर लड़ने का फैसला किया। हालांकि स्थिति निश्चित ही इसके प्रतिकूल थी। ठीक है, धर्माट में औरंगजेब की विजय मतलब कि 15 अप्रैल 1658 ने उसके समर्थकों का हौसला बढ़ाया और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जबकि दारा और उसके समर्थकों का क्या हुआ? मनोबल टूटा। नेक्स्ट क्या है कि इस बीच दारा ने एक संजीदा गलती की। अपनी मजबूत स्थिति पर आवश्यकता से अधिक भरोसा करके उसने अपने कुछ बेहतरीन दस्ते पूर्वी अभियानों पर भेज दिए थे और इस तरह उसने राजधानी आगरा को असुरक्षित छोड़ दिया। सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में सेना जो है पूरब की ओर बढ़ी और उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। उसने फरवरी 1658 में बनारस के पास शुजा को ले घेर कर उसे हराया। फिर उसने बिहार में भी उसका पीछा किया, मानो आगरा का प्रश्न पहले ही हल किया जा चुका हो। ठीक है, धर्माट वाली हार के बाद इन सेनाओं को जल्द आगरा पहुंचने का फरमान भेजा गया। जल्दबाजी में एक संधि 7 मई 1658 को एक संधि करके सुलेमान जो है शिकोह ने पूर्वी बिहार में स्थित मुंगेर के पास से खेमा उखाड़कर आगरा की ओर कूच किया, पर औरंगजेब से भिड़ने के लिए समय पर आगरा पहुंच सकना उसके लिए शायद ही क्या हो संभव था। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्मट के बाद दारा ने सहयोगियों जुटाने के जी तोड़ प्रयास किया। अब उसको लगने लगा कि बहुत सारे लोग हो जो कि मेरे सपोर्ट करें। ठीक है, उसने बार बार जसवंत सिंह को पत्र लिखे, जो वापस जोधपुर जा चुका था। उदयपुर के राणा से भी संपर्क किया। जसवंत सिंह धीरे धीरे चलकर अजमेर के पास पुष्कर तक आए। ठीक है, दारा के लिए धन से एक सेना खड़ी कर लेने के बाद वह वहीं राणा के आ मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक है, लेकिन राणा को औरंगजेब पहले ही अपनी ओर कर चुका था। मतलब अब राणा जो है औरंगजेब की तरह हो चुका था। उसने उसे 7,000 का मनसब देने का वादा किया था और वे परगने लौटाने का भी। ठीक है, जिन्हें 1654 में चित्तौड़ को नए सिरे से किलाबंद करने के बारे में उठे विवाद के बाद शाहजहां और दारा ने उसे छीन लिए थे। औरंगजेब ने राणा को धार्मिक स्वतंत्रता देने का तथा राणा सांगा की बराबरी की प्रतिष्ठा देने का वादा भी किया था। इस तरह दारा महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं को भी अपनी ओर लाने में नाकाम रहा, क्योंकि ये सारा काम पहले से ही औरंगजेब कर चुका था। नेक्स्ट है सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ की लड़ाई कब होती है? 19 मई 1658। बुनियादी तौर पर कुशल सिपाह सालार की लड़ाई थी। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष संख्या में लगभग बराबर थे। हर पक्ष में 50,000 या 60,000 का था और इस बारे में औरंगजेब से दारा का कोई मुकाबला ही नहीं था। ठीक है,
दारा जिन हारा राजपूतों और बारहा के सैयदों पर भरोसा कर रहा था, वे जल्दबाजी में भर्ती की गई शेष सेना की कमजोरी की भरपाई शायद ही कर सकते थे। औरंगजेब की सेनाएं युद्ध में तपी हुई थी और उनका नेतृत्व कुशल था। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि सामूगढ़ की लड़ाई में दारा और औरंगजेब के बीच हुआ सामूगढ़ की लड़ाई। और इसमें क्या हुआ, दोनों के साइड सेना की संख्या जो है बराबर थी, लेकिन दारा की जो सेना थी वो नई भर्ती थी। तो नई भर्ती उतने ज़्यादा कुशल थोड़ी ना होंगे, एक्सपीरियंस थोड़ी ना होंगे, लेकिन औरंगजेब के पास जो सेना थी वो बहुत ही कुशल थी, ठीक है, और एक्सपीरियंस सेना थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी सेना जीतने वाली है, ठीक है। औरंगजेब ने बराबर यही दिखावा किया कि अपने बीमार बाप को देखना और उसे धर्मद्रोही दारा के चंगुल से छुड़ाना उसके आगरा जाने का एकमात्र उद्देश्य है। और औरंगजेब और दारा का युद्ध एक और धार्मिक कट्टरता और दूसरी ओर धार्मिक उदारता का युद्ध नहीं था। दोनों प्रतिद्वंदियों के समर्थन में हिंदू मुस्लिम अमीर दोनों ही बराबर बराबर बटे हुए थे। हम प्रमुख राजपूत राजाओं का रवैया पहले ही देख चुके हैं। बहुत से दूसरे टकरावों की तरह इस टकराव में भी अमीरों के रुख उनके निजी स्वार्थों और शहजादों से उनके संबंधों पर निर्भर था, ठीक है। दारा के हारने और भागने के बाद शाहजहां आगरा के किले में घिर गया और किले की जल आपूर्ति बंद करके औरंगजेब ने शाहजहां को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया, ठीक। शाहजहां को किले के हरम में बंद कर दिया गया था, ठीक है, और सख्ती से उसकी निगरानी की जाने लगी। हालांकि उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। वहाँ 8 लंबे बरस उसने गुजारे, जहाँ उसकी प्रिय बेटी जहांआरा ने उसकी अच्छी देखभाल की, जो अपनी इच्छा से किले में बनी रही, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में उसकी वापसी शाहजहां की मृत्यु के बाद ही हुई, ठीक है। औरंगजेब ने उसे पूरा सम्मान दिया तथा उसे फिर से साम्राज्य की अग्रणी महिला का स्थान दिलाया। उसने उसकी सालाना पेंशन भी 12 लाख से बढ़ाकर 17 लाख रुपये कर दिए। किसकी? जहांआरा की, जो कि शाहजहां की प्रिय पुत्री थी, ठीक है। जब शाहजहां किले में बंद था तो वही उसकी देखभाल कर रही थी। मुराद के साथ औरंगजेब के समझौते के अनुसार दोनों के बीच साम्राज्य का विभाजन होना था। औरंगजेब का साम्राज्य को बांटने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने धोखे से मुराद को कैद करके ग्वालियर जेल भेज में डाल दिया। 2 साल बाद उसे मार डाला गया। सामूगढ़ की लड़ाई हारने के बाद जो है दारा जो है लाहौर भाग गया और उसके आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने की योजना बनाने लगा। पर एक भारी सेना लेकर औरंगजेब जल्द ही उसके पास पहुंच गया। दारा का साहस जाता रहा, फिर लड़े लाहौर छोड़कर वो सिंध चला गया। मतलब कि औरंगजेब उसको पीछा कर रहा था। औरंगजेब जहाँ दारा जा रहा था वहाँ औरंगजेब भी गया। तो औरंगजेब जब वहाँ अपनी सेना लेकर जाता है तो दारा का कॉन्फिडेंट क्या होता है, कम हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वो वहाँ लाहौर छोड़कर वो सिंध चला जाता है और इस तरह उसकी किस्मत लगभग तय हो गई। हालांकि यह गृह युद्ध 2 साल से अधिक समय तक खींचा, पर इसके परिणाम को लेकर शायद ही कोई संदेह रहा हो। दारा का सिंध से गुजरात जाना, फिर मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर अजमेर पहुंचना और फिर जसवंत सिंह की धोखेबाजी, ये सब बातें सुज्ञात है, ठीक है। अजमेर के पास देवराई की लड़ाई मार्च 1659 में औरंगजेब के साथ दारा की आखिरी लड़ाई थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देवराई की लड़ाई जो है औरंगजेब और दारा के बीच में ये आखिरी लड़ाई थी, ठीक है, 1659 ईस्वी में हुई थी। दारा चाहता तो भागकर ईरान जा सकता था, पर उसने अफगानिस्तान में फिर से भाग्य आजमाना चाहा। रास्ते में बोलन दर्रे में एक धोखेबाज अफगान सरकार ने उसे कैद कर लिया, ठीक है, और उसके भयानक दुश्मन के हवाले कर दिया। काजियों के एक दल ने फैसला सुनाया कि दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए और राज्य संबंधी कारणों से भी तथा सार्वजनिक शांति नष्ट करने वाला होने के कारण दारा को जीने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ठीक है। औरंगजेब ने अपनी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आड़ के तौर पर जिस धर्म का इस्तेमाल किया, यह उसी की एक मिसाल था।
दारा के मारे जाने के 2 साल बाद उसके बेटे सुलेमान शिकोह को, जिसने गरवार के शाहराज राजा के यहाँ शरण ली थी, एक हमले का खतरा पैदा होने पर औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। उसका भी हाल अपने बाप जैसा ही हुआ। ठीक है। उससे पहले औरंगजेब शुजा को इलाहाबाद के पास खजुआ में मतलब 1658 दिसंबर 1658 में हरा चुका था और उसके खिलाफ मुहिम जारी रखने का काम मीर जुमला को सौंपा गया था, जो बराबर अपना दबाव बढ़ाता गया। ठीक है। जब तक कि शुजा अप्रैल 1660 में भारत छोड़कर अरकान नहीं चला गया, जल्द ही विद्रोह भड़काने के आरोप में अरकानियों के हाथों उसकी और उसके परिवार वालों की निर्मम मृत्यु हो गई। ठीक है। इस गृह युद्ध ने, जिसने साम्राज्य को 2 साल से अधिक समय तक अस्त व्यस्त रखा, दिखा दिया है कि गद्दी के दावेदार न तो शासक के नामांकन को स्वीकार करते थे, न साम्राज्य के विभाजन को। ठीक है। तो सैन्य बल उत्तराधिकार का एकमात्र निर्णायक बन गया तथा गृह युद्ध जो है लगातार अधिकाधिक विनाशकारी होते गए। अपनी गद्दी को सुरक्षित बना लेने के बाद औरंगजेब ने भाइयों के बीच जानलेवा युद्ध की निर्मम मुगल प्रथा को एक सीमा तक नरम बनाने की कोशिश की। जहां आरा बेगम के कहने पर दारा का बेटा सिपहर शिकोह को 1673 में कैद से रिहा कर दिया गया और उसे एक मनसब दिया गया। ठीक है। और औरंगजेब की एक बेटी से उसका विवाह भी कर दिया गया। मतलब कि अब औरंगजेब को ऐसा हो गया, अब वो विश्वास कर लिया कि अब कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है गद्दी के मामले में। अब वो एकमात्र इकलौता है अपने गद्दी को संभालने के लिए। तो इसलिए जो भी उसने सख्त रवैया अपनाया था, तो अब वो नरम हो गया। ठीक है। मुराद के बेटे इज्जत बख्श को भी रिहा करके मनसब दिया गया। औरंगजेब की एक बेटी से उसका विवाह कर दिया गया। इससे पहले 1669 में औरंगजेब के तीसरे बेटे मोहम्मद आजम से दारा की बेटी जानी बेगम को ब्याहा गया था। ठीक है। जिसकी देखभाल जहां आरा ने अपनी बेटी की तरह की थी और औरंगजेब के परिवार तथा उसके हारे हुए भाइयों के बच्चे और पोते पोतियों के बीच और भी अनेक विवाह हुए। इस तरह औरंगजेब और उसके हारे हुए भाइयों के परिवार तीसरी पीढ़ी में एक हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल, उसकी धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसके लंबे शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। इस समय यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जिंजी तक और पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में चटगांव तक फैला हुआ था। औरंगजेब एक मेहनती शासक साबित हुआ और वह शासन कार्य में न अपने को बख्शता था और न अपने मातहतों को। उसके पत्र दिखाते ही राज्य के सारे मामले पर वह कितना अधिक ध्यान देता था। वह कठोर अनुशासनवादी था जो अपने बेटों तक को नहीं बख्शता था। मतलब कि औरंगजेब जो था वो बहुत ही मेहनती था और बहुत ही डिसिप्लिन को मानता था और इसके मामले में वो किसी को भी नहीं बख्शता था। मतलब सबको डिसिप्लिन अनुशासन का पालन करना है, यहाँ तक कि उसके बेटे को भी। ठीक है। 1686 में गोलकुंडा के शासक के साथ षड्यंत्र करने के आरोप में उसके शहजादा मुअज्जम को गिरफ्तार कर लिया और उसे 12 लंबे वर्षों तक कैद में रखा। उसके दूसरे बेटे को भी विभिन्न अवसरों पर उसका गुस्सा झेलना पड़ा। औरंगजेब का रोब दाब इतना था कि जब वह बूढ़ा हो चला, तब भी जब कभी मुअज्जम को, जो उन दिनों काबुल का सूबेदार था, पिता का कोई पत्र मिलता, तो जो कि तब दूर दक्षिण भारत में था, तो वह कांप जाता था। मतलब उसको डर लग जाता था। जब भी उसके औरंगजेब का पत्र उसके पुत्र को जाता था तो वो उसको डर लगने लगता था। इतना वो अपने पुत्रों पे रोब जमाए हुए था। ठीक है। अपने पूर्वजों के विपरीत औरंगजेब जो है तर्क भड़क पसंद नहीं करता था। सादगी उसके निजी जीवन की विशेषता थी। उसे एक रूढ़िवादी ईश्वर भीरू मुस्लिम होने की प्रसिद्धि प्राप्त थी। आगे चलकर उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, तो औरंगजेब को। लेकिन शासक रूप में औरंगजेब की उपलब्धि पर इतिहासकारों में गहरे मतभेद हैं। कुछ की राय में उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को पलट दिया और इस तरह साम्राज्य के प्रति हिंदुओं की निष्ठा को कमजोर किया।
फिर इसके कारण जन विद्रोह हुए जिन्होंने साम्राज्य की जीवन शक्ति को कम किया। उसके सबके स्वभाव ने उसकी मुसीबतें बढ़ाई। काफी खान के शब्दों में उसके सभी उद्यम लंबे खिंचते गए और अंत में असफल हुए। कुछ अन्य आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब की गलत निंदा की गई है। उसके अनुसार औरंगजेब के पूर्वजों की ढील के कारण हिंदू निष्ठाहीन हो गए थे। ठीक है, और इस कारण औरंगजेब के पास कोई विकल्प ही नहीं था सिवाय इसके कि वह कठोर कदम उठाए और मुसलमानों को अपने साथ लाने के प्रयास करे, जिसके बल पर ही दीर्घकाल में साम्राज्य को टिके रहना था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब संबंधी हाल की रचनाओं से एक और प्रवृत्ति का पता चला है कि इस रचनाओं में सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास क्रमों के संदर्भ में औरंगजेब की राजनीतिक और धार्मिक नीतियों के मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। औरंगजेब के रूढ़िवादी विचारों वाला व्यक्ति होने के बारे में शायद ही कोई शक हो। ठीक है, दार्शनिक बहसों या सूफीवाद में उसकी कोई रुचि नहीं थी। मतलब कि औरंगजेब को ये सब सूफीवाद, दार्शनिक, ये सब में उसका कोई रुचि नहीं था। ठीक है, हालांकि कभी कभी वह सूफी संतों के यहाँ उनकी दुआएं लेने जाता रहा और उसने अपने बेटों को भी सूफीवाद में उलझने से नहीं रोका। ठीक है, औरंगजेब ने मुस्लिम कानूनों के हनफी व्याख्या को अपनाया, जिसका पालन भारत के पारंपरिक रूप से हो रहा था। भारत में उसका पालन हो रहा था, लेकिन वह लौकिक आदेश जारी करने से भी नहीं झिझकता था, जिनको जवाबित कहते हैं। उसके आदेशों और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक का नाम है जवाबित ए आलमगीरी। ये किसका है? औरंगजेब का पुस्तक, जिसमें कि औरंगजेब के आदेश और सरकारी नियम कायदों को एक पुस्तक में संकलित किया गया है। जवाबित ए आलमगीरी, इसको आप बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि उस टाइम का संविधान। ठीक है, सिद्धांत में ये जवाबित शरीयत के पूरक थे, लेकिन व्यवहार में वे कभी कभी भारतीय दशाओं को ध्यान में रखकर शरीयत में संशोधन भी कर देते थे, क्योंकि शरीयत में इन दशाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, इस तरह रूढ़िवादी मुस्लिम होने के अलावा औरंगजेब एक शासक भी था। वह इस राजनीतिक यथार्थ को शायद ही भूल सकता था कि भारत की अधिकांश जनता जो है हिंदू है और अपने धर्म से उनका गहरा लगाव है। जाहिर है कि ऐसी कोई नीति काम नहीं आती जो हिंदुओं तथा शक्तिशाली हिंदू राजाओं और जमींदारों को पूरी तरह विमुख कर देती। मतलब ऐसा कोई भी नीति अगर औरंगजेब बनाता था जो हिंदुओं के विरुद्ध हो, वो काम नहीं आती थी। ठीक है, वो नीति चलता नहीं था ज़्यादा दिन तक। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते समय हमें पहले उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिससे नैतिक और धार्मिक नियम कहा गया है। अपने शासन के आरंभ में ही उसने सिक्कों पर कलमा दर्ज किए जाने से मना कर दिया था कि कहीं हाथ से हाथ में जाते हुए कोई सिक्का किसी के पैर के नीचे न चला जाए। ठीक है, या दूसरे तरीकों से अपवित्र ना हो जाए। उसने नौरोज त्यौहार मनाना बंद कर दिया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नौरोज त्यौहार मनाया जाना बंद कर दिया था, जिसे ईरानी की सफवी बादशाह मनाते थे, और जो एक जरथुस्त्री जो कि पारसी प्रथा है, माना जाता था। सभी सूबों में मुहतसिब नियुक्त किए गए और इन अधिकारियों को यह देखते रहने का निर्देश था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं। सबको बोला गया कि सब लोग किसके अनुसार जीवन यापन करेंगे? शरीयत के अनुसार। ठीक है, इस तरह इनका काम यह था कि सार्वजनिक स्थानों में शराब और भांग जैसी नशीली वस्तुओं का सेवन ना किया जाए। ठीक है, ये लोग वेश्यालयों, जुए के अड्डों आदि पर नियंत्रण रखने तथा बाटों और मापों की जांच करने के लिए भी जिम्मेदार थे। दूसरे शब्दों में उनका काम यह सुनिश्चित करना था कि शरीयत और जवाबित में शामिल निषेधों का यथासंभव उल्लंघन न हो। मुहतसिबों को नियुक्त करके औरंगजेब ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य नागरिकों और विशेषकर मुसलमानों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार है, पर इन अधिकारियों को नागरिकों के निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करने का निर्देश था। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि आगे चलकर अपने 11वें शासन वर्ष में औरंगजेब ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनको क्या कहा गया, कट्टर कहा गया है। और उनका शायद मकसद यह दिखाना था कि बादशाह ऐसे तमाम रीति रिवाजों का विरोधी है जो शरीयत से मेल नहीं खाते या जिनको भ्रांतिपूर्ण माना जाता है। मतलब कि वो जो औरंगजेब था वो शरीयत के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग क्या अपना धार्मिक चलाना चाहता था, शासन चलाता था। ठीक है, इनमें से कुछ कदम तो आर्थिक और सामाजिक चरित्र वाले भी थे। मसलन उसने दरबार में गायन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विपरीत हम देखते हैं दूसरे मुगल साम्राज्य के बारे में, तो वो ये सब में इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन औरंगजेब जो है ये गायन पर भी प्रतिबंध लगा दिया और सरकारी संगीतकारों की छुट्टी कर दी। ठीक है, लेकिन वाद्य संगीत और नौबत शाही नगारा जारी रहे। हरम की महिलाएं भी गायन को संरक्षण देती रही तथा शहजादे और अमीर भी। ठीक है, यह बात कुछ दिलचस्प है क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो है औरंगजेब के काल में ही लिखी गई तथा स्वयं औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक भी था। ठीक है, और इस तरह विरोध करने वाले संगीतकारों के सामने औरंगजेब की यह चुटकी की संगीत के जिस जनाजे को वे लेकर जा रहे थे उसे इतना गहरा दफन करे कि उसकी गूंज फिर ना उठ पाए, बस एक कुत्र टिप्पणी थी। ठीक है, तो औरंगजेब क्या है, वीणा वादक भी करता था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाता था, तो वीणा। औरंगजेब ने झरोखे में बैठकर प्रजा को दर्शन देने का रिवाज बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वह इसे अंधविश्वासी और इस्लाम के खिलाफ मानता था। इसी तरह उसने बादशाह के जन्मदिन पर उसे सोने चांदी और दूसरी वस्तुओं के मुकाबले तोलने का समारोह भी समाप्त कर दिया था। ठीक है, और यह रिवाज जो लगता है कि अकबर के काल में शुरू हुआ था, काफ़ी प्रचलित था और छोटे कुलीनों पर बोझ बन चुका था। लेकिन सामाजिक जनमत का दबाव इतना अधिक था कि औरंगजेब को शहजादों को बीमारी से मुक्त होने पर इस समारोह को मनाने की इजाज़त देनी पड़ी। इससे ज्योतिषों और पंचांग तैयार करने से मना कर दिया, लेकिन शाही परिवारों के सदस्यों समेत हर कोई इस आदेश का क्या उल्लंघन करता रहा। इसी प्रकार के दूसरे बहुत से नियम जारी किए गए, कुछ नैतिक प्रकृति के थे और कुछ सादगी की भावना पैदा करने के उद्देश्य थे। तख्त वाले कमरे की सजावट जो है मामूली और सीधी सादे ढंग से की जाने लगी। बाबू लोग चांदी की दावतों की बजाय चीनी मिट्टी की दावतों का प्रयोग करने लगे। ठीक है, उस टाइम चांदी के बर्तन में खाते थे, लेकिन अब औरंगजेब के शासनकाल में चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना खाने लगे। ठीक है, रेशमी कपड़ों पर नाक भाव सिकोड़ा जाने लगा। दीवाने आम में सोने की बार की जगह लाजवट का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिन पर सोने का काम होता था। किफ़ायत के एक कदम के रूप में ही इतिहास लेखन का विभाग तक बंद कर दिया गया। ठीक है, मुसलमानों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए औरंगजेब ने पहले तो आयातित वस्तुओं पर लगने वाले महसूल से मुस्लिम व्यापारियों को बड़ी सीमा तक मुक्त कर दिया, पर जल्द ही उसे पता चला कि मुस्लिम व्यापारी उसका दुरुपयोग कर रहे थे तथा राज्य को धोखा देने के लिए हिंदुओं के माल को अपना बता रहे थे। इसलिए औरंगजेब ने मुस्लिम व्यापारियों पर यह महसूल जो है दोबारा लगाया, लेकिन इसे दूसरों में वसूल की जा रही दर से आधा रखा गया। ठीक, नेक्स्ट है कि इसी तरह उसने पेशकार और करोड़ी मतलब मालगुजारी के छोटे हाकिम के पदों को मुसलमानों के लिए आरक्षित करने का प्रयास किया, पर अमीरों के विरोध और योग्य मुसलमान के अभावों के कारण उसे इसमें संशोधन करना पड़ा। नेक्स्ट है मंदिर और जजिया। इसके बारे में जानते हैं। हमने देखा था कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हम औरंगजेब के कुछ दूसरे कदमों पर ध्यान देंगे जिनको भेदभाव से भरा कहा जा सकता है और जो दूसरे धर्म मानने वालों के प्रति धर्मांता की भावना दिखाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों के प्रति औरंगजेब का रुख तथा जजिया की वसूली थे।
अपने शासन के आरंभ में ही औरंगजेब ने मंदिरों, यहूदी उपासना गृहों, गिरजाघरों आदि के प्रति शरीयत के रुख को दोहराया कि पुराने मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, मगर किसी नए मंदिर के बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पुराने पूजा स्थलों की मरम्मत की जा सकती है, क्योंकि इमारतें तो हमेशा के लिए ठहर नहीं सकती। यह रुख उन मौजूद फरमानों से पूर्णतः स्पष्ट है जो उसने बनारस, वृंदावन आदि के ब्राह्मणों को जारी किए। औरंगजेब का मंदिरों संबंधी आदेश कोई नया नहीं था। ठीक है। इसमें वही रुख अपनाया गया था जो सल्तनत काल में था तथा जिसे अपने शासन के आरंभ काल में शाहजहां ने दोहराया था। व्यवहार में स्थानीय अधिकारी पुराना मंदिर शब्द की व्याख्या में काफ़ी उदारता या अनुदारता से काम ले सकते थे और इस बारे में अधिकारीगण के लिए शासक की निजी राय और भावना का भी महत्व होता था। उदाहरण के लिए शाहजहां के प्रिय पुत्र के रूप में उदारवादी दारा के उदय के बाद मंदिरों संबंधी उसके आदेश के अंतर्गत शायद ही कोई नया मंदिर गिराया गया हो। गुजरात के सूबेदार के रूप में औरंगजेब ने गुजरात के अनेक मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसका मतलब अक्सर केवल मूर्ति को तोड़ देना और मंदिर पर ताला लगा देना होता था। ठीक है। अपने शासन के आरंभ में औरंगजेब ने देखा कि इन मंदिरों में मूर्तियों को पुनर्स्थापित किया गया है और मूर्ति पूजा फिर से शुरू हो गई है। इसलिए 1665 में औरंगजेब ने फिर आदेश जारी किया कि ये मंदिर नष्ट किए जाए। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे उसने पहले नष्ट करने का आदेश दिया था, लगता है उपरोक्त प्रकार के मंदिरों में एक था। ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि नए मंदिरों पर प्रतिबंध के आदेश के कारण औरंगजेब शासन के आरंभ काल में बड़े पैमाने पर मंदिर गिराए गए। बाद में औरंगजेब को जब अनेक दिशाओं से राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे मराठों, जाटों आदि की ओर से, तो लगता है उसने एक नया रुख अपनाया। स्थानीय तत्वों से टकराव की दिशा में अब वह दंड और चेतावनी दोनों के तौर पर पुराने हिंदू मंदिर गिराने को भी वैध मानने लगा। इसके अलावा वह मंदिरों को विध्वंसक विचारों के अर्थात रूढ़िवादी तत्वों को अस्वीकार का विचारों के प्रसार का केंद्र समझने लगा। मसलन जब उसे 1669 में पता चला कि ठट्टा, मुल्तान और विशेषकर बनारस के कुछ मंदिरों में हिंदू और मुसलमान दोनों दूर दूर से ब्राह्मणों से ज्ञान पाने के लिए आते हैं, तो उसने कड़ी कार्रवाई की। औरंगजेब ने सभी सूबेदारों को इस प्रथा को रोकने तथा जिन मंदिरों में यह प्रथा जारी थी उसको नष्ट करने का आदेश दिए। ठीक है। और इन आदेशों के फलस्वरूप अनेक मंदिर गिराए गए और उनकी जगह मस्जिद बनवाई गई। तो औरंगजेब ने कई मंदिर नष्ट कराए, गिराए गए और उसके जगह पे उसने मस्जिद बनाया, जैसे बनारस का सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में केशव राय का मंदिर, जिसे जहांगीर के काल में वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। और इन मंदिरों के विनाश के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य भी था। मथुरा के केशव राय मंदिर के विनाश के बारे में महासिर ए आलमगीरी के लेखक मुस्तैद खान का कहना है कि बादशाह के धर्म की इस शक्ति और अल्लाह के प्रति उसकी आस्था की यह मिसाल देखकर घमंडी राजा जो है भौचक रह गए और हैरत के मारे दीवार की ओर मुंह किए जड़ मूर्तियों की तरह खड़े रहे। ठीक है। यही संदर्भ था जिसमें उड़ीसा के पिछले 10-12 वर्षों में बने अनेक मंदिर भी नष्ट किए गए। पर ऐसा नहीं लगता कि सभी मंदिरों के विनाश का कोई सामान्य आदेश जारी किया गया। 18वीं सदी के आरंभ में मुस्तैद खान ने औरंगजेब का इतिहास लिखा था और उसका औरंगजेब से घनिष्ठ संबंध था। वह कहता है कि औरंगजेब जब उद्देश्य इस्लाम की स्थापना करना था, ठीक है, जब औरंगजेब का उद्देश्य क्या था, इस्लाम की स्थापना करना था, और बादशाह ने सूबेदारों को सभी मंदिर गिराने तथा इन काफिरों अर्थात हिंदुओं के धर्म के सार्वजनिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। अगर मुस्तैद खान का कहना सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि औरंगजेब शरीयत के आदेश से काफ़ी आगे बढ़ गया था। ठीक है। जैसा कि हम पहले देख रहे थे कि शरीयत के अकॉर्डिंग औरंगजेब बोलता था कि सबको शरीयत के अकॉर्डिंग जीवन यापन करना है, लेकिन अगर इस तरीके से औरंगजेब कर रहा है कि हिंदुओं के प्रति भेदभाव और मुसलमानों को आगे बढ़ाना, तो इसका मतलब ये है कि औरंगजेब जो है शरीयत के आदेश से काफ़ी आगे बढ़ गया।
क्योंकि गैर मुसलमान जब तक शासक के प्रति वफादारी आदि कुछ शर्तों का पालन करते रहे, शरीयत उनके अपने धर्म के अनुसार व्यवहार करने पर पाबंदी नहीं लगाता। नहीं मुस्तैद खान के बताए ढंग की पुष्टि करने वाला कोई फरमान हमें मिला है। लेकिन दुश्मनी के काल में स्थिति भिन्न होती थी। मसलन 1679 से 80 में जबकि मारवाड़ के राठौरों और उदयपुर के राणा से युद्ध की स्थिति जारी थी, ठीक है, जोधपुर और उसके परगनों में तथा उदयपुर में अनेक पुराने मंदिर गिराए गए। मंदिरों संबंधी नीति के मामले हो सकता है कि औरंगजेब जो है औपचारिक रूप से शरीयत के दायरे में रहा हो, पर इसके शक शायद ही हो कि इस बारे में उसके पूरे रुख ने उसके पूर्वजों की व्यापक सहिष्णुता की नीति को धक्का पहुंचाया। कारण इसके कारण क्या हुआ, यह विचार प्रचलित हो गया कि किसी भी बहाने से मंदिरों के विनाश को बादशाह उचित नहीं समझेगा, बल्कि उसका स्वागत करेगा। हमारे पास औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों और मठों को दान दिए जाने के बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन कुल मिलाकर हिंदू मंदिरों के प्रति औरंगजेब की नीति से पैदा माहौल में हिंदुओं में असंतोष का पनपना लाजिमी था। फिर भी ऐसा लगता है कि मंदिरों के विनाश के प्रति औरंगजेब का उत्साह जो है 1679 के बाद कम हुआ, क्योंकि 1681 से लेकर 1707 में उसकी मृत्यु तक दक्षिण में बड़े पैमाने पर मंदिर के विनाश की कोई बात हमें सुनाई नहीं देती। लेकिन इस बीच फिर से जजिया कर लगाकर क्षोभ का एक नया कारण पैदा कर दिया गया, ठीक है। और जजिया कर क्या होता था, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जो मुसलमान नहीं होते थे वो जजिया कर देते थे, ठीक है। और अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया। हम जजिया की तथा अरब और तुर्क शासकों द्वारा उसे लगाए जाने की पृष्ठभूमि को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। शरीयत के अनुसार एक मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम के लिए जजिया का भुगतान अनिवार्य है, ठीक है, वाजिब है, ऐसा शरीयत के अनुसार था, ठीक है। और औरंगजेब जो है शरीयत के अकॉर्डिंग ही रहता था। इसलिए जैसा कि हमने देखा, अकबर ने इसे कुछ कारणों से समाप्त कर दिया था, लेकिन रूढ़िवादी उलमा का एक वर्ग फिर इसे फिर से लगाए जाने का शोर मचाता रहा था, ताकि उलमा समेत इस्लाम की श्रेष्ठतर स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो। कहा गया है कि तख्त पर बैठने के बाद अनेक अवसरों पर औरंगजेब ने फिर से जजिया लगाने का विचार किया, पर राजनीतिक विरोध के भय से लगा नहीं सका, ठीक है। अंततः उसने 1679 में अर्थात 21वें शासन वर्ष में इसे फिर से लगाया। मतलब स्टार्टिंग से वो कोशिश कर रहा था जजिया कर लगाने का, लेकिन राजनीतिक विरोध की डर से वो नहीं लगा पाया। लेकिन आखिरकार जब उसके शासन के 21वें शासन वर्ष मतलब 1679 में उसने जजिया कर लगा लिया। और इस कदम के पीछे औरंगजेब के उद्देश्यों को लेकर इतिहासकारों में खासा विवाद हुआ है। आइए हम पहले देखें कि यह क्या नहीं था। यह हिंदुओं और इस्लाम अपनाने के लिए आर्थिक दबाव डालने का साधन नहीं था, क्योंकि इसका व्यवहार बहुत सीमित था। स्त्रियों, बच्चों और बीमारों और अपंगों को, जिनकी आय निर्वाह के आवश्यक साधनों से कम थी, इससे मुक्त रखा गया था, और सरकारी नौकरी करने वालों को भी, ठीक है। वास्तव में इस कर के कारण पहले भी हिंदुओं की कोई खास बड़ी संख्या ने अपनी धर्म नहीं बदला था। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुस्लिम में परिवर्तित होने के लिए जजिया कर लगाया था। दूसरे, यह एक कठिन वित्तीय स्थिति से निपटने का साधन भी नहीं था। हालांकि जजिया से प्राप्त आय को अच्छा खासा बतलाया गया है, पर औरंगजेब ने बड़ी संख्या में उन करों को रद्द कर दिया था जिन्हें अब वाब कहते थे, और जो शरीयत द्वारा अनुमोदित न होने के कारण अवैध समझे जाते थे। और इस तरह उसने काफ़ी बड़ी रकम का बलिदान किया था, ठीक है। मगर जजिया की राशि सरकारी कोषागार में जाती भी नहीं थी, ठीक है, बल्कि धर्मशास्त्र की शिक्षा के लिए अलग कर दी जाती थी। तो जो जजिया कर से प्राप्त राशि होता था, धन होता था, वो सरकारी कोषागार में नहीं जाती थी, बल्कि इस पैसे से, इस राशि से धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। वास्तव में जजिया का पुनर्प्रयोग के राजनीतिक और वैचारिक दोनों पक्ष था। इसका मकसद हथियार उठा चुके मराठों और राजपूतों के से राज्य की रक्षा के लिए मुसलमानों को गठित करना था, और संभवतः दक्कन में मुस्लिम राज्यों के विरोध में भी, विशेषकर गोलकुंडा से, जो काफिरों के साथ हाथ मिलाए हुए थे।
नेक्स्ट है कि जजिया की वसूली ईमानदार और धर्मनिष्ठ मुसलमानों द्वारा की जाती थी, जो इस काम के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए थे, और उसकी आय उलेमा के लिए आरक्षित थी। इस तरह यह मुल्लाओं को दी गई एक बहुत बड़ी रिश्वत थी, जिनमें काफ़ी बेरोजगारी थी। लेकिन इस कदम की हानियाँ इसके संभावित लाभों से अधिक नहीं रही। इससे हिंदुओं में तीखा असंतोष फैला, जो इसे भेदभाव की निशानी मानते थे। इसकी वसूली की पद्धति की भी कुछ खास विशेषताएं थी। देने वाले को इसे स्वयं आकर देना होता था, और इस प्रक्रिया में वह कभी कभी मुल्लाओं के हाथों अपमानित भी होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में जजिया मालगुजारी के साथ वसूल किया जाता था, लेकिन नगरों के खाते पीते हिंदू जजिया वसूल करने के तरीकों से बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसलिए ऐसे कई प्रसंगों का जिक्र आता है जब इस कदम के खिलाफ हिंदू व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और हड़ताल भी की। फिर भ्रष्टाचार भी हुआ, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब जजिया वसूल करने वाले भ्रष्ट अमीर मारे गए। ठीक है, लेकिन औरंगजेब अड़ा रहा। किसानों को जजिया की अदायगी से तब भी मुक्त करने से हिचकिचाता रहा, जब प्राकृतिक विपदाओं के कारण मालगुजारी में छूट देनी पड़ी। ठीक है, अंततः उसे 1705 में जजिया की वसूली दक्षिण में चल रहे युद्ध की अवधि तक के लिए रोकनी पड़ी। वैसे इस युद्ध का कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा था। मराठों के साथ वार्ता पर इसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ा हो। धीरे धीरे पूरे देश से जजिया का रिवाज उठ गया, और 1712 में उसका औपचारिक रूप से उन्मूलन कर दिया गया। ठीक है, फिर से जजिया को 1712 में इसका औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया जजिया को। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का उद्देश्य भारत को दारुल हर्ब काफिरों की भूमि के बजाय दारुल इस्लाम मुसलमानों की भूमि बनाना था। यूँ तो औरंगजेब इस्लाम में धर्मांतरण को वैध मानता था, पर उसके समय में वलात धर्मांतरण के सुव्यवस्थित या बड़े पैमाने के प्रयासों के साक्ष्य नहीं मिलते। न ही हिंदू अमीरों के खिलाफ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि औरंगजेब के काल के उत्तरार्ध में अमीर वर्ग में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ी। यहाँ तक कि अमीरों में मराठों समेत हिंदुओं का भाग 1/3 तक जा पहुँचा, जबकि शाहजहाँ के काल में 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अवसर पर जब धार्मिक आधार पर एक पद के लिए दावा किया गया, तो औरंगजेब ने प्रार्थना पत्र पर लिखा, धर्म से सांसारिक मामलों का क्या संबंध है और सरोकार है, और धर्म संबंधी बातों में धर्मांतरता लाने का क्या औचित्य है। तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ है, मेरा मेरे साथ। अगर तुम्हारे द्वारा बतलाया गया यह नियम स्थापित किया जाए, तो तमाम हिंदू राजाओं और उनके अनुयायियों को समूल नष्ट करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह औरंगजेब ने राज्य की प्रकृति को बदलने का प्रयास नहीं किया, किंतु उसके बुनियादी इस्लामी चरित्र को फिर से मजबूत करने का दावा किया। औरंगजेब के धार्मिक विश्वासों को उसकी राजनीतिक नीतियों का आधार नहीं माना जा सकता। ठीक है, जहाँ वह एक रूढ़िवादी मुसलमान था और शरीयत की कड़ाई से पाबंदी का इच्छुक था, वहीं एक शासक के रूप में वह साम्राज्य को मजबूत बनाने और फैलाने का भी इच्छुक था। इसलिए जहाँ तक हो सके वह हिंदुओं का समर्थन खोना नहीं चाहता था। लेकिन एक ओर उसके धार्मिक विचारों और विश्वासों तथा दूसरी ओर उसकी राजनीतिक और सार्वजनिक नीतियों के बीच अनेक अवसरों पर टकराव हुए, और औरंगजेब के लिए नीति का चयन करना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, इस कारण उसने कभी कभी परस्पर विरोधी नीतियां अपनाई, जिन्होंने साम्राज्य को हानि पहुंचाई। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास क्रम उत्तर भारत। उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान अनेक स्थानीय जमींदारों और राजाओं ने मालगुजारी देना बंद कर दिया, या मुगल क्षेत्रों और राजमार्गों समेत अन्य अपने पड़ोसी क्षेत्रों को लूटने लगे। ठीक है, औपचारिक रूप से गद्दी संभालने के बाद औरंगजेब ने कठोर शासन का एक युग आरंभ किया। कुछ क्षेत्रों में साम्राज्य की सीमा का विस्तार हुआ, जैसे पूर्वोत्तर भारत और दक्कन में।
लेकिन औरंगजेब ने सामान्यतः कोई तेज अग्रगति की नीति नहीं अपनाई। सत्तारोहण के तुरंत बाद उसका पहला प्रयास शाही सत्ता और उसके सम्मान को पुनर्स्थापित करना था। इसमें उन क्षेत्रों को वापस पाना भी शामिल था जो उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान हाथ से निकल गए थे और जिन पर मुगल अपना वैध अधिकार मानते थे। ठीक है। आरंभ में औरंगजेब का सरोकार जो है विजय और अधिग्रहण से अधिक अपनी सत्ता को मजबूत बनाने से था। उदाहरण के लिए उसने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कराने के लिए एक सेना बीकानेर भेजी, पर उसके अधिग्रहण का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन एक अन्य मामले में उस जिसमें बिहार के पलामू क्षेत्र के शासक को अनिष्ठा का दोषी ठहराया गया और उसे सत्ताच्युत कर दिया गया और उसके राज्य के अधिकांश भाग का अधिग्रहण कर लिया गया। विद्रोही बुंदेला सरदार, ठीक है, चंपत राय आरंभ में औरंगजेब का सहयोगी था, पर जब वह लूटमार का जीवन जीने लगा तो मुगल सेना बराबर उसके पीछे लगी रही, लेकिन बुंदेला इलाकों का अधिग्रहण नहीं किया गया। ठीक है। अब हम देखते पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत असम के बारे में जानेंगे। पहले एक अध्याय में हम असम की वादी में अहोम शक्ति के उदय तथा एक और कामता के शासकों और दूसरी ओर बंगाल के अफगान शासकों के साथ उसके टकरावों का जिक्र कर चुके हैं। 15वीं सदी के अंत तक कामता राज्य का पतन हो चुका था और उसका स्थान कूच बिहार राज्य ने ले लिया था, जिसका उत्तरी बंगाल और पश्चिमी असम पर वर्चस्व था तथा जिसने अहोमों के साथ टकराव की नीति जारी रखी थी। लेकिन आंतरिक विवादों के कारण 17वीं सदी के आरंभ में राज्य का विभाजन हो गया तथा कूच के शासक के आग्रह पर असम में मुगलों ने प्रवेश किया। ठीक है। विभाजित राज्य को मुगलों ने पराजित किया तथा 1612 में कूच की सेना की सहायता से बार नदी तक पश्चिमी असम वादी पर अधिकार कर लिया। कूच का शासक मुगलों का आश्रित बन गया और इस तरह मुगलों का संपर्क अहोमों से हुआ जो बार नदी के पार पूर्वी असम पर शासन कर रहे थे। पराजित राजवंश के एक राजकुमार को पनाह देने वाले अहोमों से एक लंबे युद्ध के बाद अंततः 1638 में दोनों के बीच एक संधि हुई, जिसके कारण बार नदी को उनके और मुगलों के बीच की सीमा मान लिया गया। इस तरह गुवाहाटी पर मुगलों का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। औरंगजेब के काल में मुगलों और अहोमों के बीच एक लंबा युद्ध चला। इसका आरंभ गुवाहाटी और आसपास के क्षेत्रों से मुगलों को निकालने के लिए अहोमों के प्रयास से हुआ ताकि असम पर उसका पूरा नियंत्रण स्थापित हो। मीर जुमला, जिसे औरंगजेब ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, कूच बिहार और पूरे असम को मुगल शासन के अंतर्गत लाकर अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसने पहले कूच बिहार पर हमला किया, जिसने मुगलों की अधिराजी से अपने को मुक्त कर लिया था और उसने इस पूरे राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर उसने अहोम राज्य पर हमला किया। मीर जुमला ने अहोमों की राजधानी गढ़ गांव पर अधिकार कर लिया और 6 माह तक अधिकार बनाए रखा। ठीक है। फिर वह आगे बढ़ता हुआ अहोम राज्य के अंतिम राज्य तक चला गया और अंततः उसने 1669 में अहोम राजा को एक अपमानजनक संधि के लिए बाध्य कर लिया। राजा को अपनी बेटी मुगल हरम में भेजनी पड़ी, ऐसा वो संधि किया था। ठीक है। भारी हर्जाना देना पड़ा और 20 हाथियों का सालाना खिराज देना पड़ा। मुगलों की सीमा पर बार नदी से आगे बढ़कर भराली नदी तक जा पहुंची। अब हम देखते हैं बंगाल और उड़ीसा के बारे में। तो अपनी शानदार विजय के कुछ ही समय बाद मीर जुमला चल बसा, लेकिन असम में अग्रगति के लाभ संदिग्ध थे क्योंकि वह इलाका बहुत समृद्ध न था और पर्वतवासी नागाओं के लड़ाकू कबीलों से घिरा हुआ था। अहोम सत्ता की रीढ़ अभी भी टूटी न थी और संधि को लागू कराना मुगलों के बस से बाहर था। 1661 में अहोमों ने दोबारा संघर्ष शुरू कर दिया। उन्होंने मुगलों को दिए गए क्षेत्रों को ही वापस नहीं लिया बल्कि गुवाहाटी पर भी कब्जा कर लिया। इससे पहले मुगल कूच बिहार से निकाले जा चुके थे। ठीक है। और इस तरह मीर जुमला की सारी उपलब्धियां जल्दी हाथ से जाती रही। उसके बाद अहोमों के साथ 1.5 दशक तक एक लंबा बेसिर पैर का युद्ध चला। एक लंबे समय तक मुगल सेना
कमान आमेर के राजा राम सिंह ने संभाली, लेकिन इस समय के लिए आवश्यक संसाधन उसके पास नहीं थे, क्योंकि मीर जुमला की तरह वह बंगाल का सूबेदार नहीं था और उसके संसाधनों का उपयोग वह इच्छानुसार नहीं कर सकता था। अंततः मुगलों को गुवाहाटी तक से हाथ धोना पड़ा और उसके पश्चिम में सीमा का निर्धारण करना पड़ा। ठीक है। असम की घटनाओं ने दूरदराज के क्षेत्रों में मुगल सत्ता की सीमाओं को तथा अहोमों के कौशल और संकल्प को भी स्पष्ट कर दिया, जो जमकर लड़ने से बचते थे और छापामार युद्ध की पद्धति अपनाते थे। दूसरे क्षेत्रों में भी मुगलों के विरोधियों ने ऐसे ही कार्यनीतियां अपनाई और ऐसी ही सफलता पाई, लेकिन मुगल आक्रमण के झटके और बाद के युद्ध ने अहोम राजतंत्र की शक्ति को कम किया तथा अहोम साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं मुगलों को दूसरे स्थानों पर अधिक सफलता मिली। शिवाजी के हाथों मात खाने वाले शाइस्ता खां को मीर जुमला की जगह बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, तो शाइस्ता खां अब बंगाल का सूबेदार हो गया। वह एक अच्छा प्रशासक और योग्य सेनापति साबित हुआ। उसने मीर जुमला की अग्रगति की नीति में संशोधन किया। पहले उसने कूच बिहार के शासक के साथ एक समझौता किया, फिर उसने दक्षिण बंगाल की समस्या पर ध्यान दिया, जहां चटगांव के मुख्यालय बनाए बैठे माघ लुटेरे ढाका तक के क्षेत्र में आतंक फैलाए हुए थे। ढाका तक का क्षेत्र वीरान हो चुका था तथा व्यापार और उद्योग को धक्का लगा था। ठीक है। शाइस्ता खान ने अरकानी लुटेरों का सामना करने के लिए एक नौसेना बनाई तथा चटगांव के खिलाफ कार्रवाई का एक आधार बनाने के लिए सोन द्वीप नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। फिर उसने धन और अनुग्रहों का लालच देकर पुर्तगाली फिरंगियों को अपनी ओर किया। चटगांव के पास अरकानी नौसेना तबाह कर दी गई और उनके अनेक जहाज पकड़े गए। ठीक है। फिर 1666 के आरंभ में चटगांव पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया गया और इस काल में क्या हुआ कि बंगाल के विदेश व्यापार की वृद्धि और पूर्वी बंगाल में कृषि के प्रसार के पीछे यह एक प्रमुख कारण था। उड़ीसा के पठानों के विद्रोह को कूच कर बालासोर को व्यापार के लिए फिर से सुगम बना लिया गया। अब हम देखते हैं जन विद्रोह और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन। जाट, अफगान और सिख के साथ किस तरीके से आंदोलन होता है। ठीक है। तो साम्राज्य के अंदर औरंगजेब को अनेक दुरूह राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे दक्कन में मराठों की, उत्तर भारत में जाटों और राजपूतों की तथा उत्तर पश्चिम में अफगानों और सिखों की समस्याओं का। इनमें से कुछ समस्याएं नई नहीं थी और औरंगजेब के पूर्वजों ने भी उनको झेला था, पर औरंगजेब के काल में उनका एक भिन्न चरित्र हो गया। इन आंदोलनों की प्रकृति भी अलग अलग थी। राजपूतों के सिलसिले में यह बुनियादी तौर पर उत्तराधिकार की समस्या थी। मराठों के सिलसिले में मुद्दा स्थानीय स्वतंत्रता का था। जाटों से टकराव की कृषि संबंधी पृष्ठभूमि थी। सिख आंदोलन वह अकेला आंदोलन था जिसमें धर्म की शक्तिशाली भूमिका रही। कालांतर में सिख और जाट आंदोलन दोनों का समापन स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के साथ हुआ। अफगानों के संघर्ष का कबीलाई चरित्र था, पर उनमें एक अलग अफगान राज्य स्थापित करने की भावना भी काम कर रही थी। इस तरह आर्थिक और सामाजिक कारकों ने तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना ने, जो अभी भी मजबूत थी, इन आंदोलनों की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निस्संदेह धर्म की भी एक भूमिका रही। कभी कभी तर्क दिया जाता है कि एक अफगान आंदोलन को छोड़ ये सभी आंदोलन औरंगजेब की संकीर्ण धार्मिक नीतियों के खिलाफ हिंदू प्रतिक्रिया के सूचक थे। जिस देश में जनता का विशाल भाग हिंदुओं का हो, वहाँ मुस्लिम केंद्र सरकार से टकराने वाले किसी भी आंदोलन को इस्लाम विरोधी करार किया जा सकता है। इसी तरह अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए इन विद्रोही आंदोलनों के नेता धार्मिक नारों और प्रतीकों का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए धर्म को एक व्यापकतर आंदोलन का अंग माना जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जाट और सतनामी। मुगल शासन के साथ सबसे पहले टकराने वाला समूह जो है आगरा दिल्ली क्षेत्र के जाटों का था, जो यमुना नदी के दोनों तरफ आबाद थे। जाट मुख्यतः कृषक थे।
उनमें थोड़े से ही जमींदार थे, ठीक है। और भाईचारे और इंसाफ की भावना से ओतप्रोत इन जाटों ने अक्सर सरकार से टक्कर ली थी और अपने दुर्गम क्षेत्र का लाभ उठाकर विद्रोह किए थे। उदाहरण के लिए जहांगीर और शाहजहां के काल में भी मालगुजारी की वसूली के सवाल पर इस क्षेत्र के जाटों से मुगलों के टकराव हुए थे। चूंकि दक्कन और पश्चिमी बंदरगाहों तक के शाही रास्ते जाट क्षेत्रों से होकर जाते थे, इसलिए मुगल सरकार ने इन विद्रोहों को गंभीरता से लिया था और इन्हें कुचलने के लिए कड़ी कार्रवाई भी की थी। 1669 में मथुरा के जाटों ने एक स्थानीय जमींदार गोखला के नेतृत्व में विद्रोह किया। क्षेत्र के किसानों में यह विद्रोह तेजी से फैला और उसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने स्वयं कुछ करने का निर्णय किया। हालांकि जाट विद्रोहियों की संख्या 20,000 तक चली गई थी, पर वे संगठित बादशाही सेना के मुकाबले नहीं कर सकते थे। एक तीखी लड़ाई में जाटों की हार हुई। गोखला को पकड़कर निर्ममता के साथ मार डाला गया, ठीक है। लेकिन आंदोलन पूरी तरह कुचला न जा सका और असंतोष सुलगता रहा। इस बीच क्या हुआ कि इस बीच नारनौल में, जो मथुरा से बहुत दूर था, 1672 में किसानों और मुगल सरकार के बीच एक और हथियारबंद टकराव हुआ। और इस तरह टकराव एक धार्मिक समूह के साथ हुआ जो सतनामी कहलाता था। सतनामी अधिकतर किसान, दस्तकार और निम्न जातियों के लोग थे, जिन्हें एक समकालीन लेखक ने सुनार, बढ़ई, मेहतर, चमार और दूसरे कमीन लोग कहा है। वे जाति और स्थिति के भेद को या हिंदू मुस्लिम भेद को नहीं मानते थे तथा एक सख्त आचरण संहिता का पालन करते थे। टकराव एक स्थानीय अधिकारी के साथ आरंभ हुआ और वह जल्द ही विद्रोह में परिवर्तित हो गया। इसे भी कुचलने के लिए बादशाह को स्वयं ही कुछ करना पड़ा, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि इस टकराव में स्थानीय हिंदू जमींदारों ने, जिनमें से अनेक राजपूत थे, मुगलों का साथ दिया। 1685 में राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने एक और विद्रोह किया। इस बार जाटों का संगठन बेहतर था और उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई, साथ ही लूटपाट भी की। विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने कछवा शासक राजा विशन सिंह से संपर्क किया, ठीक है। इस विद्रोह को छापामार जो युद्ध की नीति थी वो कौन करते थे, ठीक है, जाट। और मराठा में ये फेमस था। मुगल इससे उतना ज़्यादा क्या अभ्यस्त नहीं थे। तो औरंगजेब ने छापामार युद्ध से निपटने के लिए कछवा शासक राजा विशन सिंह से संपर्क किया कि विद्रोह को कुचले, और विशन सिंह को मथुरा का फौजदार बनाया गया और उसे पूरा क्षेत्र जमींदारी में दे दिया गया। जमींदारी के अधिकार को लेकर जाटों और राजपूतों के बीच के टकराव ने इस मुद्दे को और पेचीदा बना दिया। अधिकतर प्राथमिक जमींदार अर्थात खेती करने वाले और जमींदार के मालिक किसान जाट थे, ठीक है, जबकि अधिकांश बिचौलिए जमींदार अर्थात मालगुजारी वसूल करने वाले जमींदार जो है वो राजपूत थे। जाटों ने कड़ा प्रतिरोध किया, मगर 1691 तक राजा राम और उसके उत्तराधिकारी चूड़ामन, ठीक है, का समर्पण के लिए बाध्य किया जा चुका था। लेकिन जाट किसानों में असंतोष बना रहा तथा उनके लूटपाट के कामों ने दिल्ली आगरा मार्ग को यात्रियों के लिए असुरक्षित बना दिया। आगे चलकर 18वीं सदी में मुगल गृह युद्धों का और केंद्र सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर चूड़ामन ने इस क्षेत्र में एक अलग जाट रजवाड़ा बना लिया और राजपूत जमींदारों को बाहर निकाल फेंका। इस तरह जिस आंदोलन का आरंभ एक किसान आंदोलन के रूप में हुआ था, उसके चरित्र में परिवर्तन हो गया और उसका समापन एक ऐसे राज्य की स्थापना के साथ हुआ जिसमें जाट सरदार जो है शासक वर्ग के थे। तो अब हम अफ़गान के बारे में देखते हैं। तो औरंगजेब का अफ़गानों से भी टकराव हुआ। पंजाब और काबुल के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सख्त जान अफ़गान कबायलियों से भिड़ंत कोई नई बात नहीं थी, ठीक है। अफ़गानों से अकबर को भी लड़ना पड़ा और इन्हीं लड़ाइयों के दौरान उसने अपने गहरे मित्र और विश्वास पात्र राजा बीरबल को खो दिया। अफ़गान कबायलियों से टकराव शाहजहां के काल में भी हुआ था। ये टकराव अंशतः धार्मिक और अंशतः राजनीतिक व धार्मिक थे। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में जीविका का कोई विशेष साधन न होने के कारण अफ़गानों के पास कारवां को लूटने या मुगल सेना में भर्ती होने के अलावा कोई विकल्प न था, ठीक है।
उनके तीव्र स्वतंत्रता प्रेमी के कारण मुगल सेना में नौकरी करना उनके लिए कठिन था। वो स्वतंत्र रहते थे, ठीक है, और जिसकी वजह से अगर आप किसी के अंडर आप काम कर रहे हो तो वहाँ तो आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, इसलिए वो मुगल सेना में भी काम नहीं कर पाते थे। मुगल आमतौर पर उन्हें अनुदान देकर संतुष्ट रखते थे, लेकिन आबादी में वृद्धि या किसी महत्वाकांक्षी नेता के उदय के कारण यह अनकहा समझौता टूट भी जाता था। ठीक है। औरंगजेब के काल में हम पठानों में एक नई हलचल देखते हैं। 1667 में यूसुफ जाय कबीले के नेता भागू ने मोहम्मद शाह नामक एक व्यक्ति को राजा घोषित किया, जो एक प्राचीन राजवंश का वंशज होने का दावा करता था। भागू ने स्वयं को उसका वजीर घोषित किया। लगता है कि जाटों की तरह अफगानों में भी अपना एक अलग राज्य बनाने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी थी। रोशनाई नामक एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने, जो कठोर नैतिक जीवन पर और एक चुनिंदा पीर की मुरीदी पर जोर देता था, इस आंदोलन के लिए एक बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि का काम किया। ठीक है। भागू का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि उसके अनुयायी हजारा, अटक और पेशावर जिलों को तहस नहस करने और लूटने लगे। उन्होंने खैबर के रास्ते होने वाले यातायात को भी ठप कर दिया। खैबर का रास्ता साफ करने और विद्रोह को कुचलने के लिए औरंगजेब ने मुख्य बख्शी आमिर खान को भेजा। उसके साथ एक राजपूत दस्ता भेजा गया। एक के बाद एक तीखी लड़ाइयों के बाद अफगानों का प्रतिरोध बिखर गया, लेकिन उन पर निगरानी रखने के लिए मारवाड़ के शासक महाराज जसवंत सिंह, ठीक है, कौन थे? मारवाड़ के शासक महाराज जसवंत सिंह को 1671 में जमरूद का थानेदार बना दिया गया, और जमरूद तब खैबर दर्रे के रास्ते को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट है कि 1672 में दूसरा अफगान विद्रोह हुआ। ठीक है, 1672 में इस बार प्रतिरोध का नेतृत्व अफरीदी नेता अकमल खान ने किया, जिसने स्वयं को शाह घोषित किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाने लगा और अपने नाम के सिक्के चलाए। उसने मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया और तमाम अफगानों का आह्वान किया कि वे उसका साथ दें। एक समकालीन लेखक के अनुसार चिट्टों और टिड्डों से अधिक अनुयायियों के साथ उसने खैबर दर्रे को बंद कर दिया। दर्रे का रास्ता खोलने के लिए आमिर खान आगे बढ़ा तो वह काफ़ी दूर निकल गया और संकरे रास्ते में उसे जानलेवा हार का सामना करना पड़ा। खान तो जान बचाकर भाग निकलने में सफल रहा, पर 10,000 लोग मारे गए। ठीक है, इसमें 10,000 लोग मारे गए तथा अफगानों ने 2 करोड़ से अधिक की नकदी, और उनमें औरंगजेब का जानी दुश्मन खुशहाल खान खट्टक भी था, जो कुछ समय तक उसका कैदी रह चुका था। 1674 में खैबर में एक और मुगल अमीर शुजाअत खान की भी शर्मनाक हार हुई, पर जसवंत सिंह के भेजे राठौरों के एक बहादुर दस्ते ने उसे बचा लिया। अंततः 1674 के मध्य में औरंगजेब स्वयं पेशावर गया और 1675 के अंत तक वहीं आसपास जमा रहा। बल और कूटनीति के सहारे अफगानों का संयुक्त मोर्चा तोड़ा गया और धीरे धीरे अमन फिर से बहाल हुआ। ठीक है। अफगान विद्रोह से स्पष्ट है कि मुगल शासन के विरोध की भावना और क्षेत्रीय स्वतंत्रता की इच्छा जाट, मराठा आदि हिंदू समूहों तक सीमित नहीं थी। अफगान विद्रोह के कारण नाजुक दौर में शिवाजी पर से मुगलों का दबाव भी ढीला पड़ गया। ठीक है, इसके कारण 1676 तक दक्कन में मुगलों की अग्रगति भी असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो गई, पर तब तक अपने आप को राजा घोषित करके शिवाजी ने बीजापुर और गोलकुंडा से क्या क्या गठजोड़ कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं सिख के साथ कैसा टकराव हुआ था। तो हालांकि शाहजहां के काल में सिख गुरु और मुगलों के बीच कुछ टकराव हो चुके थे, पर सिखों और औरंगजेब के बीच 1675 तक कोई टकराव नहीं हुआ। वास्तव में सिखों के बढ़ते महत्व को देखते हुए औरंगजेब गुरु से अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता था। गुरु हर राय का सबसे बड़ा बेटा राम राय दरबार में रह चुका था, लेकिन गुरु हर राय राम राय से नाराज हो गए और उन्होंने अपने छोटे बेटे राम किशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तब राम किशन की आयु कुल 6 वर्ष की थी। गुरु राम किशन की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और
उनकी जगह 1664 में गुरु तेग बहादुर ने ली। गद्दी पर गुरु हरकृष्ण के बैठने से पहले और उनकी मौत के बाद भी राम राय ने गद्दी का दावा किया था। औरंगजेब ने हस्तक्षेप नहीं किया तथा राम राय को देहरादून में भूमि का दान वहाँ गुरुद्वारा बनाने के लिए दिया। ठीक है, लेकिन राम राय अधिकांश समय दिल्ली में रहे, गुरु के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे और उनके खिलाफ बादशाह के मन में जहर भरने का प्रयास करते रहे। उत्तराधिकार पाने के बाद गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए, लेकिन राम राय के षड्यंत्रों से बचने के लिए बिहार चले गए और 1671 तक असम में आमेर के राजा राम सिंह की सेवा में रहे। लेकिन 1675 में गुरु तेग बहादुर को उनके मुख्यालय से उनके 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली लाया गया। उनके खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए गए और उनसे अपना धर्म छोड़ने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दंड स्वरूप उनका सर जो है कलम करवा दिया गया। ठीक है, औरंगजेब की इस कार्रवाई के अनेक कारण बताए गए। गुरु तेग बहादुर के बेटे और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह की एक काव्य रचना के अनुसार कश्मीर के कुछ ब्राह्मणों ने उनसे मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। इसके पश्चात उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, पर हमें इस मुलाकात के ब्यौरों का ज्ञान नहीं है। एक अलग और बाद की कथा के अनुसार गुरु कश्मीर के सूबेदार शेर अफगान के उत्पीड़न का और वहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं के धर्मांतरण का विरोध कर रहे थे। लेकिन 1671 तक कश्मीर का मुगल सूबेदार सैफ खान था। ठीक है, वह पुलों के निर्माता के रूप में मशहूर है और वह एक उदार और विशाल हृदय व्यक्ति भी था, जिसने प्रशासन संबंधी बातों में सलाह पाने के लिए एक हिंदू को नियुक्त किया था। 1671 के बाद उसका उत्तराधिकारी इफ्तिखार खान सूबेदार बना था। ठीक है, वह शिवाओं का विरोधी था, पर उसके हाथों हिंदुओं के उत्पीड़न का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वास्तव में नारायण कौल द्वारा 1710 में लिखे गए इतिहास समेत कश्मीर के किसी भी स्थानीय इतिहास में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक और कथा के अनुसार गुरु का सर इसलिए कलम कराया गया कि गुरु तेग बहादुर के राम राय जैसे कुछ शत्रुओं और प्रतियोगियों ने औरंगजेब को सुझाया था कि वह गुरु से अपनी दैवी शक्तियों का दावा साबित करने के लिए कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहे, और अगर वे न दिखा सके तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर यह बात संभव नहीं लगती। औरंगजेब अफगान विद्रोहियों का पीछा करने के लिए 1675 के आरंभ में मार्च 1676 तक दिल्ली से बाहर रहा। ठीक है, और इसलिए वह राम राय के सुझाव पर गुरु को दिल्ली बुला ही नहीं सकता था। एक व्याख्या बाद के फारसी स्रोतों में दी गई है कि जो सरकारी कार्रवाई का समर्थन करती लगती है। कहा गया है कि गुरु, जिनके बड़ी संख्या में अनुयायी थे, का एक हाफिज आदम नाम के व्यक्ति के साथ संपर्क था, जो शेख अहमद सरहिंदी का अनुयायी था और वह पंजाब में घूम घूम कर ग्रामीणों से जबरन धन वसूल किया करता था। यह भी कहा गया है कि स्थानीय वाक्या नवीश खबरें दर्ज करने वाले बादशाह से शिकायत की थी कि अगर गुरु के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो उथल पुथल ही नहीं बल्कि बगावत भी हो सकती है। ठीक है, यह विवरण विश्वसनीय नहीं है। इसमें हाफिज आदम को गुरु का सहयोगी बतलाया गया है, पर वह बहुत पहले मर चुका था। गुरु को मृत्युदंड दिए जाने का स्थान दिल्ली नहीं लाहौर बताया गया है, पर इसमें यह नहीं कहा गया है कि गुरु को बादशाह के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, लगता है कि औरंगजेब के लिए गुरु को मृत्युदंड देना मुख्यतः कानून और व्यवस्था की समस्या से प्रेरित एक फैसला था। एक और फारसी स्रोत के अनुसार जब स्थानीय मालगुजार या जमींदार से किसानों का टकराव होता था तो वे गुरु की शरण में आते थे, जो उनकी सहायता करते थे। इस तरह किसानों से जबरन धन वसूलना तो दूर, गुरु अन्याय और दमन के विरोधी के रूप में भी उभर रहे थे। ठीक है, हमने देखा था जहांगीर ने भी सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ उसको भी क्या किया था, दंड दिया था। और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, तो इसको ध्यान में रखना है। शरीयत पर औरंगजेब का जोर नए बने
मंदिर का विध्वंस और मथुरा, वाराणसी आदि के कुछ पुराने मंदिरों तक का विध्वंस ऐसे कुछ कारण थे जिनसे बहुत हद तक धार्मिक तनाव का माहौल पैदा हो चुका था। औरंगजेब की कार्रवाई हर तरह से अनुचित थी और एक संकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक भी थी। ठीक है। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु ने सिखों को पंजाब की पहाड़ियों में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसने सिख आंदोलन को धीरे धीरे एक सैन्य भ्रात संघ ब्रदरहुड का रूप भी दे दिया। इस क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान गुरु गोविंद सिंह का था। उन्होंने पर्याप्त संगठन कौशल का परिचय दिया और 1696 में खालसा नाम से सैन्य भ्रात संघ की स्थापना की। इससे पहले गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब की पहाड़ियों में मखोवाल या आनंदपुर में अपना मुख्यालय बनाया था। पहले तो पहाड़ी हिंदू राजाओं ने अपने आपस के झगड़ों में गुरु और उनके अनुयायियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही गुरु बहुत शक्तिशाली हो गए तथा पहाड़ी राजाओं और गुरु के बीच अनेक टकराव हुए, जिनमें गुरु आमतौर पर जीतते रहे। खालसा के गठन ने इस टकराव में गुरु के हाथों को और भी मजबूत किया, लेकिन स्थानीय राजाओं और गुरु के बीच खुला संबंध विच्छेद 1704 में ही जाकर हुआ। ठीक है। जब अनेक पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना ने आनंदपुर में गुरु पर हमला किया, राजाओं को फिर पीछे हटना पड़ा तथा उन्होंने गुरु के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुगल शासन पर दबाव डाला। ठीक है। नेक्स्ट है, इस तरह जो संघर्ष हुआ वह केवल धार्मिक संघर्ष ही नहीं था, यह अंशतः हिंदू पहाड़ी राजाओं और सिखों की स्थानीय शत्रुता का परिणाम था तथा अंशतः सिख आंदोलन जिस तरह विकसित हुआ उसका परिणाम था। औरंगजेब की चिंता गुरु की बढ़ती शक्ति को लेकर थी और उसने पहले मुगल फौजदार से गुरु को फटकार लगाने के लिए कहा था। अब उसने लाहौर के सूबेदार और सरहिंद के फौजदार वजीर खान को क्या किया, गुरु गोविंद सिंह से टकराव की स्थिति में पहाड़ी राजाओं की सहायता करने के लिए लिखा। ठीक है। मुगल सेनाओं ने आनंदपुर पर हमला किया, लेकिन सिख बहादुरी से लड़े और उन्होंने तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। मुगलों और उनके सहयोगियों ने किले को अब और करीब से घेरा। किले के अंदर जब भूखमरी फैली तो गुरु गोविंद सिंह ने मजबूर होकर लगता है वजीर खान से सुरक्षित रास्ते का वादा मिलने पर किले का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन गुरु की सेना जब एक उफान पर आई नदी को पार कर रही थी तो वजीर खान की सेना ने एकाएक हमला कर दिया। गुरु के पुत्रों में 2 पकड़े गए और इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करने पर सरहिंद में उनका वध करवा दिया गया। एक और युद्ध में गुरु बाकी 2 पुत्रों से भी वंचित हो गए। इसके बाद गुरु पीछे हटकर तलवंडी चले गए और आमतौर पर उनको सताया नहीं गया। गुरु के बेटों के खिलाफ वजीर खान की निर्मम कार्रवाई औरंगजेब के कहने पर की गई थी। ठीक है। इसमें संदेह है लगता है औरंगजेब गुरु को नष्ट करने की इच्छा नहीं रखता था और उसने लाहौर के सूबेदार को गुरु से मेल मिलाप करने के लिए लिखा था। गुरु ने जब दक्कन में मौजूद औरंगजेब से मिलने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें मिलने के निमंत्रण किया गया। 1706 के अंतिम दिनों में गुरु दक्कन की ओर चले, पर अभी रास्ते में ही थे कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है। कुछ लोगों की राय में उन्हें आशा थी कि औरंगजेब को आनंदपुर वापस लेने के लिए राजी कर लेंगे। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह ने लंबे समय तक मुगलों की शक्ति का सामना किया। उन्होंने एक अलग सिख राज्य की नींव रख दी और खालसा ने आगे चलकर उसकी सिद्धि का एक साधन भी तैयार कर दिया। इससे यह पता चला कि एक समतावादी धार्मिक आंदोलन कुछ विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार एक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन में बदल सकता था और सूक्ष्म ढंग से क्षेत्रीय स्वाधीनता की ओर बढ़ सकता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजपूतों से संबंध, मारवाड़ और मेवाड़ से संबंध विच्छेद। हम देख चुके हैं कि जहांगीर ने मेवाड़ के साथ लंबे खींचे संघर्ष को 1613 में किस प्रकार हल किया। जहांगीर ने प्रमुख राजपूत राजाओं और अनुग्रह करने तथा उनके साथ विवाह संबंध बनाने की अकबरी नीति को जारी रखा।
उसके शासन में राजपूत दस्ते दक्कन, मध्य एशिया में बल्ख और कंधार जैसे दूर दूर के क्षेत्रों में शानदार ढंग से सेवा करते रहे। पर शाहजहाँ के काल से अग्रणी राजपूत राजाओं के साथ कोई और विवाह संबंध स्थापित नहीं किया गया। हालांकि स्वयं शाहजहाँ एक क्या था हालांकि स्वयं शाहजहाँ एक राठौर राजकुमारी का बेटा था। ठीक है। संभवतः राजकुमारों के साथ गठजोड़ के मजबूत होने के बाद अग्रणी राजाओं के साथ अब आगे विवाह संबंधों की आवश्यकता नहीं रही होगी। लेकिन शाहजहां ने दो अग्रणी राजपूत घरानों जोधपुर और आमेर के प्रमुख को भारी सम्मान दिया। मारवाड़ का शासक जसवंत सिंह शाहजहां का विशेष कृपापात्र था। ठीक है। औरंगजेब के सत्तारोहण के समय वह और जयसिंह दोनों 7,000 के मनसबदार थे। ठीक है। औरंगजेब के राजपूतों से गठजोड़ को काफी महत्व देता था और औरंगजेब जो था वो राजपूत से गठजोड़ करना चाहता था, उसको काफी वो महत्व देता था। उसने मेवाड़ के महाराणा का सक्रिय सहयोग पाने का प्रयास किया और उसका मतलब 5,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया। ठीक है। हालांकि जसवंत सिंह धर्माट में उसके खिलाफ लड़ा। शुजा विरोधी अभियान के दौरान औरंगजेब का साथ छोड़ गया और दारा को अपने राज्य में आमंत्रित किया था, पर औरंगजेब ने उसे क्षमा कर दिया और उसका पिछला मनसब वापस दे दिया। उसने उसे गुजरात की सूबेदारी समेत महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया। ठीक है। जयसिंह जो है 1667 में अपनी मृत्यु पर औरंगजेब का गहरा मित्र और विश्वास पात्र बना रहा। जसवंत सिंह, जिसे उत्तर पश्चिम में अफगानों के मामले देखने के लिए नियुक्त किया गया था, 1678 के अंतिम दिनों मरा। महाराजा का कोई बेटा जीवित नहीं बचा था और इस कारण फौरन गद्दी के उत्तराधिकार की समस्या उठ खड़ी हुई। यह मुगलों की एक पुरानी परंपरा थी कि विवादास्पद उत्तराधिकार के मामले में कानून और व्यवस्था के लिए राज्य को मुगल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाता था और फिर चुने गए उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता था। मसलन 1650 में जब जैसलमेर के उत्तराधिकारी का विवाद पैदा हुआ तो शाहजहां ने पहले तो राज्य को खालिसा में ले लिया और फिर बादशाह के चुने हुए उत्तराधिकारी को गद्दी दिलाने के लिए जसवंत सिंह को और एक सेना की कमान देकर भेजा। ठीक है। मारवाड़ को खालिसा में लाने का एक और भी कारण था। अधिकांश मुगल अमीरों की तरह महाराजा पर भी राज्य की बड़ी बड़ी रकमें बकाया थी। ठीक है, जिनको वह अदा नहीं कर सका था। अनेक राजपूत जिनको जसवंत सिंह ने नाराज कर दिया था या जिनके क्षेत्रों को बादशाह ने जागीर के रूप में सौंप दिया था, जोधपुर की गद्दी पर राजा के अभाव का उपयोग गड़बड़ी पैदा करने के लिए करना चाहते थे। राठौरों के विरोध का अनुमान लगाकर औरंगजेब ने मारवाड़ के दो परगने, ठीक है, जसवंत सिंह के परिवार और समर्थकों के निर्वाह के लिए दिए। उसने एक मजबूत सेना भी जमा की और अपने आदेश लागू कराने के लिए स्वयं अजमेर की ओर चल पड़ा। जसवंत सिंह की पटरानी रानी हारी, ठीक है, मुगलों को जोधपुर का प्रशासन सौंपने का विरोध इस आधार पर कर रही थी कि यह राठौरों का वतन था। ठीक है। अब उसके सामने मुगल अधीनता मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। फिर उन छिपे खजानों की गहरी तलाश शुरू हो गई जो जसवंत सिंह के पास हो सकते थे। पूरे मारवाड़ में मुगल अधिकारी तैनात कर लिए गए। पुराने मंदिरों समेत बड़ी संख्या में मंदिरों को नष्ट किया गया या उनको ईंटें लगाकर बंद कर दिया गया। इस तरह मुगलों ने विजेता की तरह व्यवहार किया और मारवाड़ से दुश्मन क्षेत्र की तरह सुलूक किया। इसे उचित ठहरा सकना आसान नहीं है। गुजरात के बंदरगाहों से दिल्ली को जोड़ने में मारवाड़ के रणनीतिक महत्व के बावजूद औरंगजेब का उस पर सीधा नियंत्रण बनाए रखने का कोई इरादा नहीं था, जैसा कि आधुनिक इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने दावा किया है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसकी दो रानियों से लाहौर में दो बेटे पैदा हुए। गद्दी पर उनके दावों की जोरदार पुष्टि की गई, लेकिन अजमेर से दिल्ली लौटने से पहले औरंगजेब ने 36 लाख रुपए उत्तराधिकार शुल्क नजराने के बदले जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को जोधपुर का टिका देने का फैसला कर लिया था।
ठीक है। औरंगजेब शायद इस तर्क से प्रभावित हो गया कि अमर सिंह के दावे को अनदेखा करके और छोटे भाई जसवंत सिंह को टीका देकर शाहजहां ने अमर सिंह के साथ भी अन्याय किया था। हो सकता है वह मारवाड़ में अल्पमत और प्रशासन लाने से भी बचना चाहता हो। ठीक है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों की राय में औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जन्मे उसके बेटे अजीत सिंह को इस शर्त पर जोधपुर देने का प्रस्ताव किया था कि वह मुसलमान बन जाए। समकालीन स्रोतों में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। एक समकालीन राजस्थानी रचना हुकूमत री वही के अनुसार अजीत सिंह को जब आगरा दरबार में पेश किया गया तो औरंगजेब ने उसे एक मनसब देने की पेशकश की और ऐलान किया कि मारवाड़ के 2 परगने सोजत और जैतरन उसकी जागीर बने रहेंगे। इस तरह औरंगजेब एक तरह से परिवार की 2 शाखाओं के बीच मारवाड़ राज्य के विभाजन की बात सोच रहा था। ठीक है। दुर्गादास के नेतृत्व वाले राठौरों ने इस प्रस्तावित समझौते को, जिसे वे राज्य के बेहतरीन हितों के खिलाफ समझते थे, ठीक है, ठुकरा दिया। सरदारों द्वारा अपना प्रस्ताव ठुकराए जाने पर क्रोधित होकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि राजकुमारों और उनकी माताओं को नूरगढ़ के किले में नजरबंद कर दिया जाए। ठीक है। इससे राठौर सरदार चौकन्ने हो गए। बहादुरी से लड़कर वे एक राजकुमार के साथ आगरा से भाग निकले और भारी जश्न के बीच उन्होंने जोधपुर में अजीत सिंह नाम से उन्हें राजा बनाया। ठीक है। नेक्स्ट है, औरंगजेब के लिए यह संतोष की बात रही होगी कि राठौरों में इंदर सिंह के समर्थक नहीं थे। उसने इंदर सिंह को नाकारापन के कारण किनारे लगा दिया था, पर अजीत सिंह को जाली बच्चा करार देकर उसके खिलाफ एक कठोर बेलोच रुख अपनाया। साम्राज्य के सभी भागों से सुसज्जित सेनाएं बुलाई गई और एक बार फिर औरंगजेब ने अजमेर की ओर कूच किया। राठौरों का प्रतिरोध कुचल दिया गया और जोधपुर पर अधिकार कर लिया गया। दुर्गादास अजीत सिंह के साथ भागकर मेवाड़ चला गया, जहां राणा ने उसे एक गुप्त पनाहगाह में भेज दिया। ठीक है। इसी समय मेवाड़ अजीत सिंह की ओर से युद्ध उतरा। राणा राजसिंह, जिसने कभी औरंगजेब का साथ दिया था, धीरे धीरे उससे विमुख हो गया था। उसने रानी हारी के दावे को पुष्ट करने के लिए जोधपुर के एक अग्रणी व्यक्ति की कमान में 5,000 की सेना भेजी थी। लगता है राजपूतों के अंदरूनी मामलों में जैसे उत्तराधिकार के सवाल पर वह मुगल हस्तक्षेप का भारी विरोधी था। इसके अलावा उसने मुगलों से शिकायत भी की थी, ठीक है, कि उन्होंने मेवाड़ से उसके दक्षिण और पश्चिम में स्थित राज्यों जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि को अलग करने का प्रयास किया, जो कभी मेवाड़ को खिराज देने वाले और उसके आश्रित राज्य थे। पर तात्कालिक कारण था मारवाड़ पर मुगल सेना के अधिकार और औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के उत्तराधिकार के दावे को ठुकराए जाने पर राणा का असहज होना। पहली चोट औरंगजेब ने की। उसने नवंबर 1679 में मेवाड़ पर हमला कर दिया। एक भारी मुगल दस्ता उदयपुर पहुंच गया और उसने राणा के खेमे तक पर धावा किया, जो मुगलों को परेशान करने वाला युद्ध चलाने के लिए पहाड़ियों में काफ़ी अंदर चला गया था। युद्ध में जल्द ही गतिरोध आ गया। मुगल न तो पहाड़ियों में घुस सकते थे और न राजपूतों की छापामार युद्ध शैली से निपट सकते थे। चारों ओर युद्ध की निंदा हो रही थी और औरंगजेब की चेतावनी तथा फटकार कमानदारों पर असर नहीं डाल रही थी। आखिरकार औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे शाहजादा अकबर ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बगावत का झंडा खड़ा कर दिया। राठौर सरदार दुर्गादास से गठजोड़ करके उसने अजमेर की ओर कब जनवरी 1681 में कूच किया। औरंगजेब असहाय पड़ा था, ठीक है, क्योंकि उसकी तमाम बेहतरीन सेनाएं दूसरे स्थानों पर व्यस्त थी। पर शाहजादा अकबर ने देर कर दी और औरंगजेब झूठे पत्रों के सहारे उसके खेमे में फूट पैदा करने में सफल रहा। शाहजादा अकबर भागकर महाराष्ट्र चला गया और औरंगजेब ने राहत की सांस ली। अब औरंगजेब के लिए मेवाड़ का अभियान गौण हो गया। इस बीच राणा राज सिंह मर चुका था। औरंगजेब ने नए राणा जगत सिंह से एक संधि कर ली। राणा को मजबूत होकर
जजिया के बदले अपने कुछ परगने सौंपने पड़े। उसे उसकी निष्ठा के लिए और अजीत सिंह का साथ न देने के वादे पर 5,000 का मनसब दिया गया। ठीक है। अजीत सिंह के बारे में औरंगजेब ने बस यह वादा किया कि उसके बालिग होने पर मनसब और राज्य उसे सौंप दिए जाएंगे। इस समझौते और अजीत सिंह संबंधी वादे ने किसी भी राजपूत को संतुष्ट नहीं किया। मुगलों ने मारवाड़ पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है। और बेतुका युद्ध 1698 तक जारी रहा, जब आखिरकार अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया गया। लेकिन राजधानी जोधपुर पर से मुगलों ने अपना नियंत्रण ढीला करने से इनकार कर दिया। ठीक है। मेवाड़ का राणा भी मुगलों को अपने परगने सौंपने के बाद असंतुष्ट रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मारवाड़ और मेवाड़ के प्रति औरंगजेब की नीति भोंडी और गलतियों से भरी थी तथा उससे मुगलों को किसी तरह लाभ नहीं हुआ। दूसरी ओर इन राज्यों के मुकाबले मुगलों की असफलता से उनकी सैन्य प्रतिष्ठा को धक्का लगा। ठीक है। और यह सही है कि 1681 के बाद मारवाड़ विरोधी युद्ध में थोड़े से ही दस्ते शामिल किए गए थे। ठीक है। और इनका सैन्य दृष्टि से कोई अधिक महत्व नहीं था। यह भी सही है कि हारा, कछवाहा और अन्य राजपूत दस्ते मुगलों की सेवा करते ही रहे। लेकिन औरंगजेब की मारवाड़ नीति के परिणामों को केवल इन्हीं के आधार पर नहीं परखा जा सकता। ठीक है। मारवाड़ और मेवाड़ से संबंध विच्छेद ने एक नाजुक समय में राजपूतों के साथ मुगलों के गठजोड़ को कमजोर किया। सबसे बड़ी बात यह कि उसने पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों के प्रति मुगलों के समर्थन के पक्के होने और औरंगजेब के छिपे इरादे के बारे में शक पैदा कर दिया। औरंगजेब की बेलोच और अक्खर मारवाड़ नीति यह साबित नहीं करती कि उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म को नष्ट करना। ठीक है। जैसा कि आरोप लगाया गया है। 1679 के बाद के काल में बड़ी संख्या में मराठों को अमीर वर्ग में प्रवेश की अनुमति भी इस मत का खंडन करती है। पूर्वोत्तर भारत में तथा जाटों, अफगानों, सिखों और राजपूतों के साथ औरंगजेब के टकराव ने साम्राज्य पर भारी दबाव डाला। लेकिन असली टकराव तो दक्कन में होना था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है, अब लगभग मध्यकालीन भारत खत्म होने वाला है। ये टॉपिक था औरंगजेब और उसकी आंतरिक समस्याएं। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।